नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है हमारा चर्चा का वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। अमेंडमेंट हो के कई बार इसमें इस तरह से 1973 अधिनियम बना है। आज जो हम बात करेंगे, आज जो विषय है हमारे सामने, इसके संबंध में जो हम बात करेंगे वो हम केवल और केवल उस लेवल तक बात करेंगे कि मतलब आपको दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ने का एक तरीका बताएंगे जिससे दंड प्रक्रिया संहिता याद हो सके। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि दंड प्रक्रिया जो संहिता है वो किसी को याद नहीं होती। उसका कारण क्या है कि वो बहुत मोटी, अर्थात 484 सेक्शंस हैं। ठीक है ना। इस वजह से वो किसी को याद नहीं होती। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो लोगों को याद नहीं होते। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोग याद रखते हैं। वो किस तरह याद रखते हैं ये बात समझने की है। वही चीज़ आपको पकड़नी है कि कोई व्यक्ति किस सब्जेक्ट को या विषय को पढ़ते हैं तो वो किस तरह याद रखते हैं। उसी तरह हम आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में बात करेंगे। जो हम कोशिश करेंगे तो मैं पहले चैप्टर के माध्यम से याद आ जाए। चैप्टर के माध्यम से और एक कहानी के रूप में याद करेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगी, वरना दिक्कत खड़ी होती है ना। सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसे पहले चैप्टर वाइज देखेंगे, फिर बाद में हम सेक्शंस के हिसाब से ऐसे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंतर्गत इसमें प्रीलिमिनरी अर्थात प्रारंभिक, इसमें बताया जाता है कि इसकी जैसे कि न्यायालय की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो इसमें ये बताया जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1873 कब लागू हुआ और कहाँ लागू होता, कहाँ नहीं होता। उसके बाद इसकी परिभाषाओं में आ जाएगा, जैसे दंड की परिभाषा क्या है, दंड कितने प्रकार के होते हैं। साथ में इसमें बताया जाएगा कि न्यायालय की परिभाषा क्या है। ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ों की परिभाषाएं बताई जाएंगी। इसी तरह चैप्टर 2 है। इसके अंदर दंड न्यायालय और दंड न्यायालयों का कार्यालयों का गठन, अर्थात दंड न्यायालयों का गठन कैसे होगा और क्या क्या उनके अंतर्गत सम्मिलित होगा। इसी तरह अध्याय 3 है जो न्यायालय की शक्ति, पावर्स ऑफ कोर्ट, जिसमें 3 प्रकार के कोर्ट्स दिए गए हैं, जेएम, एमएम, ठीक है ना, सेशन न्यायालय। ठीक है ना। और चौथा न्यायालय हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। मतलब इसी तरह के क्रम दिए गए, लेकिन लोअर कोर्ट्स को तीन तीन से लेकर इस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांटा गया है। ठीक है। अब चौथा चैप्टर है, इसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। ठीक है ना। इसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं प्रिकॉशंस के तौर पर, तो पुलिस को भी शक्तियाँ दी गई हैं। वो चैप्टर 4 है। ठीक है ना। चैप्टर 5 देखते हैं, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। ठीक है ना। पुलिस आएगी तो फिर गिरफ्तारी करेगी। कुछ इस तरह की कहानी बना के आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। जब गिरफ्तार कर लिया तो फिर उसे छोड़ा भी, मतलब गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होगी और चैप्टर 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का। जब न्यायालय उसे किसी को बुला रहा है और वो नहीं आ रहा है तो उसे किस किस, जैसे BW, NBW और फिर वारंट ऑफ अटैचमेंट, प्रॉपर्टी का सीज करना, इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ होने के संबंध में बताया गया कि गिरफ्तारी के लिए न्यायालय कोई किस तरह विवश किया जा कर सकता है। चैप्टर 7 देखिए, चीज़ों को पेश करने के लिए, करने को विवश करने करने के लिए आदेश कहाँ है, अर्थात कोई चीज़ न्यायालय मंगाना चाहता और कोई लाना नहीं चाहता तो किस तरह करके न्यायालय मंगाएगा। 7 क्या, कुछ मामलों में सहायता के लिए वित्तकारी व्यवस्था या संपत्ति के कुर्की और समाहरण के लिए प्रक्रिया। ठीक है ना। जो मैं कुर्की की बात कर रहा था। सेक्स धारा चैप्टर 8 देखते हैं, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। अर्थात एक चैप्टर इसमें ऐसा भी दिया गया है कि अपराध करने से पहले आपको, अगर पुलिस को लगता है कि यहाँ शांति भंग होने की संभावना है तो वहाँ मुचल के भरवाने की पावर दी गई है इससे अध्याय 8 में। अध्याय 9 में देखिए, पति पत्नी और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ठीक है ना। ये व्यवस्था दी गई है कि समाज के कुछ कमजोर वर्गों के लिए
जो उन पर डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए न्यायालय आदेश कर सकता है। धारा 10 लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए ये चैप्टर दिया गया है, ठीक है ना। धारा 11 पुलिस का निवारक कार्य अर्थात प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, मतलब अपराध होने से पहले किसी कार्य को रोकने के लिए कार्य कर सकती है पुलिस। धारा अर्थात अध्याय 12 पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण की शक्तियाँ, किसी अपराध के होने के संबंध में पुलिस को इत्तला दी जाती है तो वो कैसे उन शक्तियों का प्रयोग करेगी। धारा 13 जांच और विचारण में न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है, उन मामलों में जांच करेगी और दंड न्यायालयों की अधिकारिता के हिसाब से कार्रवाई करेगी, ठीक है। धारा अर्थात चैप्टर 14 कार्रवाई शुरू करने के लिए उपेक्षित शर्त, न्यायालय अगर किसी कार्रवाई को शर्त करेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो शर्तों के संबंध में धारा 14 बताता है, अध्याय 14 बताता है। अध्याय 15 मजिस्ट्रेट से परिवाद अर्थात 200 के बयान वाला केस मजिस्ट्रेट के यहाँ समक्ष दाखिल किया जाता है अर्थात सीआरपीसी के सेक्शन 200 के अधीन। चैप्टर 15 में बताया गया। चैप्टर 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई किया जाना, मजिस्ट्रेट के सामने कैसे करके कार्रवाई की जाएगी। धारा अध्याय 18 जो आरोप पत्र अर्थात चार्ज कैसे बनेगा उस संबंध में बताता है। धारा 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण कैसे किया जाएगा, अध्याय 18 बताता है, ठीक है ना। अध्याय 19 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामला का विचारण किस प्रकार किया जाएगा उस संबंध में इसका विचारण बताया गया है। धारा और चैप्टर 20 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामला का विचारण कैसे किया जाएगा, ठीक है। धारा चैप्टर 19 में बताएगा मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का विचारण कैसे किया जाएगा, ठीक है। नहीं, अब चैप्टर 21 के द्वारा बताएगा संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल कैसे किया जाएगा। अध्याय 22 कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी कैसे लगेगी इस संबंध में बताता है। अध्याय 23 जांच और विचारण में साक्ष्य क्या होगा, ठीक है ना। अध्याय 24 जांच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध, कुछ शर्तें जुड़ी गई हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। अध्याय 25 विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, ठीक है ना, जो मानसिक विकृति वाले अभियुक्त हैं उनके संबंध में उपबंध। अध्याय 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध, न्याय प्रशासन के संबंध में कोई अपराध करता है उसके संबंध में। अध्याय 27 निर्णय, ठीक है ना। फिर अध्याय 28 मृत्यु दंडोदेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया वो हाई कोर्ट कन्फर्मेशन करेगा तो हाई कोर्ट के लिए भेजा जाता है द्वारा सेशन द्वारा, ठीक है ना। अध्याय 29 अपील, इसके अंतर्गत क्रिमिनल्स अपील होंगी, ठीक है ना। अध्याय 30 निर्देशन और पुनरीक्षण अर्थात रेफरेंस और रिवीजन, किस मामलों में आदेशों के संबंध में रिवीजन और रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं। अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण ट्रांसफर ऑफ द क्रिमिनल केस के संबंध में कोई मामला है, किसी में कोई परेशानी आ रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। अध्याय 32 दंडोदेश का निष्पादन निलंबन परिहार और लघुकरण, ठीक है। अध्याय 32 के अंतर्गत बताएगा। धारा अध्याय 33 जमानत और उपबंधों के बारे में उपबंध, किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है तो कब क्या क्या शर्तें न्यायालय के द्वारा लगाई जाएंगी इस संबंध में बताता है, ठीक है ना। अध्याय 34 संपत्ति का व्याव्यान अर्थात डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति को किस ढंग से डिस्पोजल किया जाएगा, अर्थात कोई कार है तो कार का फोटो लेके आप फाइल पे लगा सकते हो, बाकी अगर डिस्पोजल वाली संपत्ति है पड़ी रहेगी तो वो खराब हो जाएगी, इसलिए कुछ समय के बाद उसे बेचने की इजाज़त दे सकता है कोर्ट्स, ठीक है ना। अध्याय 35 अनियमित कार्रवाइयाँ, इन रेगुलर कार्रवाइयों के संबंध में फाइल कोई चल रही है तो तब न्यायालय किस प्रकार की कार्रवाइयों को किस प्रकार से हैंडल करेगा उपयुक्त बात को संबंध में, ठीक है ना। अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने की परिसीमा, अर्थात कुछ मामले, बड़े मामलों में तो नहीं लेकिन कुछ छोटे ऐसे मामले हैं जिन मामलों में आपको समय से कार्रवाई करनी पड़ेगी न्यायालय के समक्ष। अगर न्यायालय के समक्ष समय से कार्रवाई नहीं होती तो ये मानिए कि वो केस दोबारा फाइल नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है कि उनकी समय सीमा तय की गई है अध्याय 36 के अंतर्गत,
उनमें बताया गया है। तो उनका एक लिमिट होगी कि आप इतने टाइम तक, ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें 6 महीने का सजा है तो उन्हें 1 साल के अंतर्गत आपको उठाना है। जिनमें 1 साल की सजा, 2 साल के अंदर, ये 3 साल से नीचे तक के सारे मामले हैं। जिनमें 3 साल की सजा है वो 6 साल के अंदर उठ जाना चाहिए, और 2 साल वाले 4 साल के अंदर। इस तरह का प्रोविजन है। मतलब जिस जिनमें 2 साल की सजा है उन्हें 4 साल के अंदर उठा देना, जिनमें 6 महीने की सजा है उन्हें 1 साल के अंदर न्यायालय के समक्ष दायर कर देना है। अन्यथा उन केसों का सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि वो समय सीमा बाध्यता के अधीन खारिज मान लिए जाएंगे और उनका कोई केस दायर नहीं किया जा सकता। फिर अध्याय 37 में दिया गया प्राकीर्ण अर्थात मिसलेनियस, जो कुछ बच जाता है। प्राकीर्ण चैप्टर आपको ज़्यादातर मामलों में, ज़्यादातर मतलब अधिनियमों में मिलेगा। कुछ ऐसी बातें, ऐसी शर्तें जो कुछ छूट गई हैं उस अध्याय, उस चीज़ को कंप्लीट करने में, तो उस संबंध में ये मिसलेनियस अर्थात प्राकीर्ण अध्याय बनाया जाता है, जो न्याय देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों, ये पूरे अध्याय हैं सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के। अब हमने इसे अध्याय के रूप में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इससे अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले वीडियोस में आप देखोगे कि हम लोग सेक्शन वाइज इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद करें। ठीक है ना, और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।